मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा ज्योग्राफी का 5th चैप्टर चल रहा है। हमने कल इसका हाफ पार्ट डिस्कस कर लिया था। आई होप बेटा आपने सभी ने वीडियो देखी होगी और आपको समझ में आ गया होगा। अब आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, भारत के अंदर जो फसल ऋतुएँ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो फसल ऋतुएँ मतलब किन किन ऋतुओं के अंदर फसलें बोई जाती हैं वो इसमें बताया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। जो ये वाला जो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बेटा, वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो ये वाला टॉपिक है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। तो भारत में जो फसल ऋतुएँ हैं वेरी इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो देखिए, हमारे देश के अंदर जो फसलें हैं वो उनकी 3 मुख्य ऋतुएँ होती हैं। वैसे तो हमारे भारत में 6 ऋतुएँ आती हैं, लेकिन जो फसल बोने की जो ऋतु है, फसल ऋतुएँ होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी बेटा? खरीफ की, रबी की और जायद की। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। अब देखिए, जो खरीफ की फसल होती है ज़्यादातर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें शामिल होती हैं, जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर। ये सारी किस्में आती हैं खरीफ की फसल में। अब देखिए बेटा, जो रबी की फसल होती है वो रबी की जो ऋतु होती है वो अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से आरंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। देखो, इसको ध्यान से समझना बेटा। जो रबी की फसल है वो तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में उनको काटा जाता है, उनकी फसलों को। और इसका जस्ट उल्टा क्या है, जो खरीफ की फसलें होती हैं उनको अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, उनको काटा जाता है और उनको मई जून के अंदर जून जुलाई के अंदर उन्हें बोया जाता है। किनको? खरीफ की फसलों को जून जुलाई में इन्हें बोया जाता है। यानी कि जब भारत के अंदर मानसून आता है, जैसे इस समय जो टाइम चल रहा है जून जुलाई का जो पीरियड होता है, तो इसके अंदर कौन सी फसलें बोई जाती है बेटा? इसके अंदर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। जो खरीफ की फसलें होती है वो जून जुलाई में बोई जाती हैं, जून जुलाई अगस्त के आसपास बोई जाती है जब मानसून आता है भारत के अंदर। और इससे ध्यान रख लें, जब भारत में मानसून आता है उस समय खरीफ की फसलें बोई जाती हैं और इन्हें अक्टूबर नवंबर में इन्हें काट लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में क्या है बेटा, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें, यानी कि सर्दियाँ जब शुरू हो जाती हैं उस समय रबी की फसलें बोई जाती हैं और जिन्हें मार्च अप्रैल में काटा जाता है। अब देखिए बेटा, बीच में एक पीरियड आया है, मार्च अप्रैल में इन्हें कट कर लिया जाता है, उनको जून जुलाई में बोया जाता है। तो मार्च अप्रैल के बाद मई और जून जुलाई, मतलब मई जून अप्रैल मई जून, तो लास्ट के जो बीच के 2 या 3 महीने बचते हैं उसके अंदर देखिए क्या होता है। जो बीच के जो 2 या 3 बच जाते हैं महीने, उसके अंदर जायद की फसलें बोई जाती हैं। ये अल्पकालिक यानी कि बहुत थोड़े समय के लिए ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु होती हैं, गर्मियों की फसल ऋतु होती हैं, जो रबी की कटाई के बाद आरंभ होती हैं। देखो, मैंने अभी बताया ना आपको, जो रबी की जो कटाई हो जाती है तो उसके बाद इनको शुरू किया जाता है। और इसके अंदर जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सारी, और जो चारे की जो फसलें होती हैं वो इसमें ही बोई जाती हैं। और बीच में जो रबी की फसलें हैं उसमें क्या क्या आती है? गेहूँ, चना, सरसों, ये सारी रबी की फसलों में आती हैं। ओके बेटा, आगे अब देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया, इनको ध्यान रखना है बेटा। आगे देखिए, अब यद्यपि इस प्रकार की जो पृथक फसल ऋतुएं हैं देश के दक्षिण भागों में नहीं पाई जाती हैं। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वर्ष भर गर्म रहता है। साउथ में क्या है, हमेशा गर्मी रहती है। तो इसलिए इस भाग में जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं होती हैं वहाँ वर्ष में एक ही फसल 3 बार बोई जा सकती है। तो वहाँ क्या है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वहाँ बारिश के अकॉर्डिंग इस प्रकार में की फसल बोई जा सकती हैं। अब देखिए, कृषि के प्रकार, नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा हमारी कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार में देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है कृषि के प्रकार। तो आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर या बारानी कृषि में वर्गीकृत किया गया है। तो सिंचित कृषि में देखिए क्या होता है, सिंचित कृषि में सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है, जैसे रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा? आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना, यानी कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा इसमें पूरा किया जा सकता है। रक्षित यानी कि रक्षा करना, सिंचाई कृषि। और इस प्रकार की जो कृषि होती है उसमें उसका उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना, यानी कि अगर बारिश कम आई है तो भी सिंचाई के द्वारा क्या है, वहाँ पर फसलों को बोया जा सकता है। आगे है बेटा, ये तो देखिए वो आपको पूरा चार्ट दिया गया है, खरीफ की फसल, रबी की, और ये जून से सितंबर, अक्टूबर से मार्च और अप्रैल से जून। इसके अंदर ये उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत, ठीक है।
आगे देखिए, नेक्स्ट आता है बेटा, जो आर्द्रता की मात्रा के आधार पर इसे 2 वर्गों में बांटा गया है, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क और आर्द्र। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, यानी कि वहाँ की भूमि शुष्क होती है, सूखी होती है। और जिन ऐसी फसलें जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार, ये सारी कैसी फसलें हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। ये कम पानी के अंदर भी क्या है, आसानी से उग जाती हैं। लेकिन एक फसल ऐसी होती है जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है, आर्द्र भूमि कृषि कहलाती हैं। जैसे इसमें क्या क्या आती है, चावल, जूट, गन्ना, इन्हें क्या है बेटा, बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ओके, आगे अब देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसलों में देखिए क्या क्या आता है। तो खाद्यान्न फसल नेक्स्ट हेडिंग है हमारी खाद्यान्न फसल। तो इसमें देखिए खाद्यान्न फसलों में भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस बात से मापा जाता है कि देश का जो समस्त बोया क्षेत्र है उसके जो 2 तिहाई जो क्षेत्र उसमें खाद्यान्न यानी कि खाने वाली फसलों को बोया जाता है। जो खाद्यान्न फसलें हैं उन्हें हमारे भारत के अंदर ज़्यादा बोया जाता है। तो उसमें क्या क्या आता है, सबसे फर्स्ट आता है अनाज। भारत में जो कुल बोया क्षेत्र है उसका लगभग 54% जो एरिया है उसके ऊपर क्या है, अनाज बोया जाता है। और भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करता है। किसके बाद, अमेरिका और चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान आता है, तीसरा स्थान आता है। फर्स्ट अमेरिका, फिर चाइना, फिर 3rd नंबर पे इंडिया आता है। और खाद्यान्न फसलों में अनाज, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज में जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। अब हम इनके बारे में बेटा एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है बेटा चावल। तो चावल को देखिए ध्यान से, भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है इसका मुख्य भोजन क्या है, चावल है। हम लोग क्या कहते हैं, गेहूँ, लेकिन गेहूँ नहीं है बेटा, गेहूँ 2nd नंबर पर आता है। 1st नंबर पर सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ क्या है, चावल है। चावल कैसा एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है और इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं जो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के अंदर बोई जाती हैं चावल की। आगे देखिए बेटा, जो चावल की जो कृषि है वो समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई और पूर्वी भारत के आर्द्र भाग से लेकर कहाँ पर होती है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी की जाती है। और पश्चिमी बंगाल के जो किसान हैं वो चावल की 3 फसलें लेते हैं साल के अंदर, जिन्हें ओस, अमन और बोरो। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये पूछा भी जाता है कि पश्चिमी बंगाल की जो चावल की फसलें उन्हें किस नाम से जानते हैं, ओस, अमन और बोरा। इन्हें 3 नाम से जाना जाता है, 3 फसलें होती हैं। आगे देखिए बेटा, भारत विश्व का 21% चावल उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। किसमें, चावल उगाने के अंदर चीन के बाद दूसरा स्थान है। कहाँ पर बोया जाता है, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, इन राज्यों के अंदर चावल सबसे अधिक बोया जाता है। ओके बेटा, ये था चावल के बारे में। आगे देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी गेहूँ। अब 2nd हेडिंग हम पढ़ते हैं गेहूँ के बारे में। तो गेहूँ में देखिए बेटा, भारत में चावल के पश्चात गेहूँ दूसरा मुख्य अनाज है। इस पॉइंट को जरूर याद रखना है, पहला चावल है, दूसरा गेहूँ है। तो जो भारत है वो विश्व का 12% गेहूँ उत्पादित करता है और जो गेहूँ है उसे सर्दियों में यानी कि शरद ऋतु, रबी में बोया जाता है। और इस फसल का जो 85% क्षेत्र है भारत के उत्तरी भाग में ही बोया जाता है। उत्तरी मध्य जो भाग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल बोया जाता है, जिसमें गंगा का मैदान, मालवा पठार और हिमालय पर्वतीय श्रेणी आती है। और इसके अलावा बेटा देश का जो कुल बोया क्षेत्र है उसमें 14% भाग पर क्या है, गेहूं की कृषि की जाती है। और मुख्य उत्पादक राज्य कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान। यहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा बोया जाता है। ये था बेटा गेहूं के बारे में। नेक्स्ट आता है बेटा ज्वार। ज्वार देखिए, अब देश का जो कुल बोया क्षेत्र है उसके अंदर 16.5% जो भाग है वहाँ पर मोटे अनाज बोए जाते हैं और इसमें सबसे मुख्य क्या है, ज्वार है। तो जो ज्वार है वो भारत के 5.3% भाग पर बोया जाता है और ये दक्षिण और मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है। और जो महाराष्ट्र राज्य है वो अकेला ही देश की आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। इसको ध्यान रखना है बेटा, कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक ज्वार की खेती की जाती है। और इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी क्या है, ज्वार बोया जाता है। ये था ज्वार के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा बाजरा। बाजरा में देखिए, बाजरा है भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिम भागों में गर्म और शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है और यह एकल और मिश्रित फसल के रूप में दोनों प्रकार से इसे बोया जा सकता है। एकल रूप में भी और मिश्रित फसल के रूप में भी इसे बोया जा सकता है। ज्वार, बाजरा
बाजरा चल रहा है बेटा अपना। और इसके अलावा जो बाजरा है वह लगभग 5.2% भाग पर इसे बोया जाता है। और मुख्य उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। यहाँ पर क्या है, बाजरा बोया जाता है। नेक्स्ट आती है बेटा मक्का। मक्का में देखिए अब नेक्स्ट है मक्का। तो मक्का देखिए, मक्का क्या है, खाद्य फसल भी और चारा फसल भी, मतलब हम लोग भी खाते हैं, इसे पशु भी खाते हैं। तो जो भारत का कुल क्षेत्र उसके 3.6% भाग में मक्का बोई जाती है। और जो मक्का है वो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। और मेन उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है बेटा दाल। जो दाल होती है, जो जिनके अंदर प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दालों में देखिए सबसे अधिक प्रोटीन होने के कारण इन्हें जो दालें वो शाकाहारी भोजन का मुख्य संगठक होता है। ये फलीदार फसलें होती हैं क्योंकि इनकी फलियां लगती हैं, फलियों के अंदर दाल होती हैं। तो जो भारत क्या है वो दालों का मुख्य उत्पादक देश है। और दाल जो सबसे ज़्यादा दक्कन के पठार में, मध्य पठारी भाग में, उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में बोई जाती हैं। और देश के 11% भाग पर दाल बोया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा चना। चना में देखिए जो चना है वो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। और ये क्या है, मुख्यतः वर्षा यानी बारिश वाले एरियो में बोई जाती है। जो देश के मध्य पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु के अंदर इसे चना को बोया जाता है क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, और इसके अलावा हमारे भारत के 2.8% भाग पर चना की खेती की जाती है। और मुख्य उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा अरहर या तुअर, जिसे तुअर की दाल भी कहा जाता है। अरहर या तुअर। तो ये क्या है, देश की मुख्य दूसरी दाल फसल है। सारी दाल अलग है, अरहर की दाल अलग है। और इसे लाल चना या पिजन पी के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोनों इसी के नाम है, याद रखना। और यह भारत के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। और जो दाल है उसका अकेला जो महाराष्ट्र राज्य है वो अकेला क्या है, 1/3 भाग अरहर का उत्पादन करता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी अरहर की फसल बोई जाती है। तो ये था बेटा दालों के बारे में। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, ये सारा दाल के बारे में था। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है तिलहन। जो तिलहन होते हैं, तिल जिसे तेल निकाला जाता है, तिलहन। तो तिलहन के अंदर देखिए खाद्य तेल निकालने के तिलहन की खेती की जाती है। जो मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी तिलहन की खेती की जाती है। और भारत के लगभग 14% भाग पर तिलहन बोया जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है मूंगफली। भारत विश्व में 16.6% मूंगफली का उत्पादन करता है। और जो मूंगफली है वो हमारे भारत में किन किन एरिया के अंदर बोई जाती है। तो जो मूंगफली है वो खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में रबी की ऋतु में बोई जाती है। और कहाँ पर होती है बेटा, ये गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मूंगफली सबसे अधिक बोई जाती है। नेक्स्ट आती है तोरिया और सरसों। तोरिया और सरसों में क्या आती है, राई, सरसों, तोरिया और तारामीरा, ये सारी फसलें आती हैं इसके अंदर। और भारत के 2.5% भाग पर तोरिया या सरसों बोई जाती है। और इसके मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, हरियाणा और पंजाब, इन दो के अंदर सबसे ज़्यादा तोरिया और सरसों बोई जाती है। और अन्य तिलहन के अंदर देखिए इन सभी के अलावा और तिलहन जो बच जाते हैं उसके अंदर सोयाबीन और सूरजमुखी ये भी आते हैं, भारत के मुख्य तिलहन हैं। और जो सोयाबीन है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। ये दोनों राज्य मिलकर लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। कौन कौन से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इसके अलावा जो सूरजमुखी है वो राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जुड़े हुए भागों से में क्या है, सूरजमुखी की खेती की जाती है। तो ये बेटा सारी जो खाद्यान्न फसलें थी उसके बारे में हमारा टॉपिक हो गया है। ये सारा क्या था, खाद्यान्न फसलों के बारे में था। अब आगे आता है बेटा रेशेदार फसलें। तो रेशेदार फसलों के अंदर देखिए जिनसे जूट वगैरह तैयार किया जाता है, जिनसे ये कपड़ा, थैला, बोरा तैयार किया, रेशेदार फसलों में आती हैं। तो प्रमुख रेशेदार फसलों में कपास और जूट, ये दो मुख्य फसलें आती हैं। तो कपास में देखिए, कपास क्या उष्ण कटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ की ऋतु में बोई जाती है।
और जब देश का विभाजन हुआ था उस समय क्या हुआ था बेटा, भारत का एक बहुत बड़ा कपास उत्पादन का जो क्षेत्र था वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया था। लेकिन फिर भी पिछले 50 सालों में लगातार भारत क्या है, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहा है और भारत के अंदर छोटे रेशे वाली जिसे भारतीय और लंबे रेशे वाली जिसे अमेरिकन, दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। और अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है बेटा कि जो अमेरिकन कपास है उसे कौन से एरिया के अंदर, तो उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर नरमा कहा जाता है। और जब कपास के ऊपर फूल आते हैं तो उस समय क्या है, आकाश बादल रहित होना चाहिए, मतलब ये इस तरीके से बोया जाना चाहिए कि आकाश में बादल नहीं होने चाहिए। और भारत के 4.7% भाग पर कपास बोया जाता है। और किन किन राज्यों में होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन एरियाज़ के अंदर क्या है, कपास बोया जाता है। ओके बेटा, आगे अब देखिए नेक्स्ट आता है जूट। जूट में देखिए, जूट का जो प्रयोग होता है वो मोटे वस्त्र, कपास क्या होता है बेटा, कॉटन, कहीं आप समझ ना पाए हो कपास को, कपास जो रुई होती है जिससे कपड़े तैयार किए जाते हैं, जिससे रेश वो तैयार होता है, तो कपास कॉटन होती है। नेक्स्ट आता है जूट। जूट में देखिए, जूट से क्या है, थैले वगैरह जो बनाए जाते हैं, बोरे बनाए जाते हैं, बोरी जिसे बोलते हैं वो जूट होता है। और जो जूट है वो क्या है, पूर्वी भाग की एक व्यापारिक फसल है। और जूट का भी क्या है, जो जब जिस समय विभाजन हुआ था उस समय क्या है, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र चला गया था। तो आज क्या है, भारत विश्व का लगभग 60% जूट का उत्पादन करता है। और केवल पश्चिमी बंगाल के अंदर क्या है, 3/4 भाग जूट तैयार की जाती है। और इसके अलावा बिहार और असम में भी जूट बोया जाता है। ये था बेटा जूट के बारे में। अब आता है अन्य फसलें। अन्य फसलों के अंदर जो पेय पदार्थ होते हैं वो, और गन्ना भी आता है। तो देखिए अन्य फसलों में सबसे पहले है गन्ना। गन्ना क्या है, उष्णकटिबंधीय फसल है जिससे चीनी तैयार की जाती है और वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र और उपाद्र जलवायु में ही बोया जा सकता है। गंगा और सिंधु का जो मैदानी भाग है उसके अंदर अधिकतर जो बुवाई होती है उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। पश्चिमी भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश में महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सिंचाई वाले भागों के अंदर गन्ना बोया जाता है। ब्राज़ील के बाद जो भारत है वो क्या है, दूसरे नंबर पर आता है किसके अंदर, गन्ना उत्पादक देशों के अंदर। ब्राज़ील फर्स्ट नंबर ब्राज़ील और सेकंड नंबर पे भारत। और जो ब्राज़ील है क्या है, उसे बेटा चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ब्राज़ील को चीनी का कटोरा, क्योंकि ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, वहाँ पे चीनी भी सबसे ज़्यादा बनती है। तो और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा भारत आता है, इसको ध्यान में रखना। ओके, इसके उत्पादक राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे अधिक गन्ना बोया जाता है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट आता है चाय। चाय जो भारत के अंदर बहुत ही पॉपुलर पेय पदार्थ है। तो जो चाय है वो रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियाँ होती हैं जबकि किण्वित होती हैं, जबकि हरी चाय की पत्तियाँ अकिण्वित होती हैं। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है और इसके लिए उष्ण आर्द्र और उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। और भारत के अंदर जो चाय की खेती है वो 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से आरंभ हुई थी और आज भी वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। कहाँ पर, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। और इसके अलावा दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जिलों में भी चाय की खेती की जाती है। भारत विश्व का लगभग 21.7% चाय का उत्पादन करता है। 21.7% चाय का उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है। चाय निर्यातक देशों में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। ये 2016 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। ओके बेटा, आगे देखिए। और इसके मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। असम के अलावा यहाँ पर भी चाय तैयार की जाती है। नेक्स्ट आती है बेटा कॉफ़ी। कॉफ़ी को क्या हमारे भारत में बहुत शौक से पेय पदार्थ के रूप में इसे बहुत पॉपुलर हैं। तो कॉफ़ी भी क्या है, उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है। रोपण कृषि क्या होता है बेटा, रोपण कृषि होता है इसकी देखिए पहले छोटी छोटी पौध लगाई जाती हैं, उन पौध को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर रोपित जाता है, दोबारा मतलब उसे बोया जाता है, वो रोपण कृषि कहलाती है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है, एक पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी की 3 किस्में होती है, अरेबिका,
रोबस्ता और लिबेरिका। और भारत में सबसे उत्तम किस्म की जो कॉफ़ी है कौन सी? अरेबिका कॉफ़ी है। कॉफ़ी का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी बहुत अधिक मांग है, किसकी? अरेबिका कॉफ़ी की। परंतु भारत में विश्व का केवल 3.7% कॉफ़ी का ही उत्पादन होता है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, होंडुरास के बाद भारत का विश्व में 7वां नंबर आता है किसमें? कॉफ़ी के उत्पादन में। और कॉफ़ी भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में की उच्च भूमि वाले क्षेत्रों के अंदर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा बोई जाती है। और अकेला जो कर्नाटक राज्य है उसके अंदर कॉफ़ी का 2/3 से भी अधिक एरिया, जो एक क्षेत्र है वो क्या है? 2/3 से भी अधिक भाग जो है वो अकेले कर्नाटक राज्य के अंदर बोई जाती है। तो ये था सारा बेटा भारत के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो फसलें बोई जाती हैं वो सारा मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कौन कौन सी फसलें किस किस टाइम पर कब कब बोई जाती हैं। नेक्स्ट आती है बेटा भारत में कृषि विकास। तो भारत के अंदर जितनी जो कृषि विकास हुआ है वो स्वतंत्रता से पहले क्या होता था? जो कृषि थी वो एक आजीविकोपार्जन, यानी कि जो किसान थे वो छोटे लेवल की कृषि करते थे। लेकिन जैसे जैसे क्या है देश का विभाजन हुआ, देश में क्या सुविधाएं बढ़ने लगी, तो क्या है इसको विश्व लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर किया जाने लगा। तो इसके लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए? व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलों को उगाया गया। कृषि गहनता को बढ़ाया गया। कृषि योग्य बंजर भूमि, प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। और धीरे धीरे क्या करके क्या इससे रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, जैसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP भी स्टार्ट किए गए। तो इससे क्या है धीरे धीरे करके हमारे भारत के अंदर बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया है। अब क्या है जो कृषि का क्षेत्र है वो बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। और इसके अलावा भारत के अंदर क्या है अच्छी किस्म की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अच्छी हाई यील्ड अच्छी किस्म की जो खाद्य फसल है उसे यूज़ किया जाता है ताकि अच्छी प्रकार की फसलें प्राप्त की जा सकें। और इससे रिलेटेड क्या खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति शुरू की गई, जिसके द्वारा क्या है फसलों को कृषि जो कार्य की जाती कृषि का कार्य किया जाता है उससे और अधिक बड़े लेवल के ऊपर उसे किया जा सके। इसके लिए क्या है उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र, कृषि आधारित उद्योग, छोटे पैमाने और बड़े पैमाने उद्योग को प्रोत्साहित किया गया है ताकि जो हमारे भारत के अंदर जो कृषि है उसको और अच्छे लेवल के ऊपर, उससे बड़े लेवल के ऊपर करके क्या है उससे अधिक मुनाफा कमाया जा सके। और उसके अलावा 1990 के दशक की उदारीकरण जो नीति है उसे भी अपनाया गया है। आगे बेटा नमसा देखिए क्या होता है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन तैयार किया गया है। इसके अंदर क्या कृषि को अधिक विशिष्ट बनाने के लिए, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए नई नई कृषि प्रणालियों को अपनाया गया, अच्छी मिट्टी को यूज़ किया गया और नए अच्छे संसाधनों के द्वारा क्या है कृषि को बढ़ाया गया ताकि कृषि को बढ़ावा देकर क्या है उससे अधिक से अधिक उससे उत्पादक क्षमता प्राप्त की जा सके। तो जो कृषि उत्पादन उसमें वृद्धि और प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से हुआ है? तो पिछले 50 साल के अंदर बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। तो इसमें क्या क्या इसके रीजन रहे हैं? बहुत सी फसल जैसे चावल और गेहूँ के उत्पादन में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। इसके अलावा गन्ना, तिलहन और कपास में भी वृद्धि हुई है। सिंचाई के प्रसार ने क्या देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में भूमिका निभाई है और अच्छे किस्म के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, मशीनरी के प्रयोग ने भी क्या है इसके अंदर बहुत तेज़ी से वृद्धि की है। और इसके अलावा भारत के जो किसान हैं उनके लिए किसान पोर्टल तैयार किया गया है। अगर किसानों को कृषि से संबंधित कोई भी समस्या आती है उसके अंदर क्या है कृषि से संबंधित सारी बातें बताई जाती हैं और मौसम का पूर्व अनुमान बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि कब आपको फसलों को बोना है, कब उनको काटना है और वो सारी चीज़ें उनके अंदर उन्हें पहले ही बता दी जाती हैं ताकि जो किसान है वो उस किसान पोर्टल पर जाकर वो अलग अलग प्रकार की जो नई नई मशीनें आ रही हैं कृषि से संबंधित वो उनको यूज़ करके अपनी फसल को और अधिक पैदावार उसकी की जा सके। तो ये थी सारी क्या है भारत में जो कृषि बढ़ी है उससे रिलेटेड बातें। अब लेकिन इससे संबंधित क्या भारत में जो कृषि की समस्याएं वो भी बहुत तेज़ी से उभर कर आ रही हैं। तो समस्याओं में देखिए बेटा क्या क्या आता है। भारत में जो कृषि से रिलेटेड समस्याएं उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है अनियमित मानसून पर निर्भरता। और देखिए बेटा जो मानसून है वो किसी के हाथ में नहीं है क्योंकि भगवान गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है, इसको हम लोग नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या है मानसून की अनियमितता रहती ही है भारत के अंदर। इस वजह से क्या है कृषि के अंदर जितनी ज़्यादा उन्नति होनी चाहिए उतनी तेज़ी से
नहीं उतनी तेज़ी से क्या है इसके अंदर सुधार नहीं हो पाया है। जो मानसून है उसमें क्या उतार चढ़ाव रहता है, इस वजह से क्या है कहीं पर तो क्या है बाढ़ आ जाती है, कहीं पर बिल्कुल सूखा रह जाता है। तो इस वजह से भी जो भारत की जो कृषि क्षेत्र है उसके ऊपर बहुत अधिक इसका इफेक्ट आया है, प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादक में क्या है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की जो उत्पादकता है वो कम होती है, मतलब और देशों में ज़्यादा होती है, भारत में कम होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है भूमि पर अधिक दबाव के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारत में श्रम उत्पादकता बहुत कम है, यानी कि जो किसान भाई हैं वो क्या बहुत कम हैं। और एक वही वर्षा वाला पॉइंट भी इसमें आ जाता है कि वर्षा के ऊपर निर्भर रहने की वजह से भी क्या है उत्पादकता बहुत कम होती है। तो निम्न उत्पादकता भी इसकी एक समस्या बनकर उभरा है। नेक्स्ट आता है वित्तीय संसाधनों की बाधाएं या ऋणग्रस्तता कि भारत के जो किसान है, भारत क्या है गरीब देश है, और गरीब देश होने की वजह से क्या है जो किसान भाई है उसको कृषि की बचत ना के बराबर होती, मतलब इतनी तो मेहनत करता है वो पूरी साल, लेकिन उसके पास बचत कुछ भी नहीं होती है। तो इस वजह से क्या है वो क्या है ऋण में फंस जाता है, और ये सारी समस्याएं भी सामने आती हैं, ये भी समस्याएं उभर कर आती हैं। और इसके द्वारा क्या किसान भाई कई बार आत्महत्या तक कर लेते हैं। और नेक्स्ट आता है बेटा भूमि सुधारों की कमी। भूमि सुधारों में कमी, नेक्स्ट हेडिंग है भूमि सुधारों की कमी। तो इसमें देखिए बेटा क्या बताया गया भूमि सुधारों की कमी में कि भारत के अंदर जो भूमि का जो असमान वितरण है उसके कारण भूमि किसान लंबे समय से शोषित हैं, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल से क्या है उस समय 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली थी, जिसमें महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी। इन तीनों से ही क्या शोषण, जो बड़े बड़े जो जमींदार हैं वो शुरू से ही हमारे किसान भाइयों का शोषण करते आए हैं। और भूमि सुधारों के लागू न होने के कारण क्या है जो भूमि का कृषि योग्य जो भूमि है उसका असमान वितरण जारी है, और ये आज तक भी ये समस्या बनी हुई है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है छोटे खेत और विखंडित जोत। जो भारत के अंदर क्या है जो खेतों का आकार है बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे किसानों की संख्या छोटे और सीमंत किसानों की संख्या अधिक है, और सबके पास क्या अपने छोटे छोटे खेत हैं, उसके अंदर वो इतनी ही कृषि का उत्पादन कर पाते हैं कि उनका वो अपने परिवार लायक ही हो पाती है। तो ये और इसके अलावा खेतों का आकार सिकुड़ता जा रहा है, क्यों, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या खेतों का आकार सिकुड़ता जा रहा है, और धीरे धीरे जो जिन क्षेत्रों के ऊपर खेती की जाती थी वो एरिया क्या है धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा वाणिज्यीकरण का अभाव। जो ज़्यादातर जो किसान है वो अपनी ज़रूरत या उपयोग के लिए ही फसल उगाते हैं, वो क्या है व्यापारिक लेवल की फसलों का उत्पादन कम करते हैं। तो इस वजह से क्या है जो क्योंकि उनके खेतों का आकार छोटा है, गरीब है किसान, तो वो बड़े लेवल की कृषि का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हमारे भारत के अंदर इसकी समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा नेक्स्ट है बेटा व्यापक अल्प रोजगारी। व्यापक अल्प रोजगारी में देखिए क्या बताया गया है, इसके अंदर है भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में क्या है बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है, मतलब रोजगार की जो रोजगार है वो बहुत कम है। और इन क्षेत्रों में ऋत्विक बेरोजगारी जो 4 से 8 महीने तक रहती है, मतलब जब फसल का टाइम आता है, बोने का टाइम आता है या काटने का टाइम आता है, बस उस समय ही क्या है मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद जो बीच का जो समय होता है वो खाली जाता है। तो इस वजह से भी क्या है भारत के अंदर क्या है जो कृषि में लगे हुए जो लोग हैं वो वर्ष भर कार्य करने के उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, और इस वजह से भी इसका इफेक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और लास्ट हेडिंग है बेटा कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है कृषि योग्य जो भूमि है उसका निम्नीकरण होता जा रहा है। भारत के अंदर वो ये सब कुछ इफेक्ट बेटा किस वजह से आ रहा है, भारत में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या है जो जिन एरियाज़ के ऊपर कृषि की जाती है उनका निम्नीकरण किया जा रहा है, यानी कि उनके ऊपर क्या है उद्योग विकसित किए जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, खेतों का आकार सिकुड़ गया है, खेतों का आकार छोटा हो गया है। जो किसान भाई हैं वो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही कृषि कर पाते हैं, उनके पास पूरा पैसा नहीं है, वो गरीब हैं, और वो अच्छे किस्म की उनके पास फसलें नहीं हैं, अच्छे किस्म के बीज नहीं हैं, उर्वरक नहीं है, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं हैं, अच्छे हल नहीं हैं, अच्छी मशीनें नहीं हैं, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हैं। इस वजह से क्या है ये सारे इफेक्ट इसके ऊपर आ रहे हैं, और इसी वजह से ये कृषि योग्य जो भूमि है उसका निम्नीकरण होता जा रहा है। तो इस प्रकार इसके अंदर यही बताया गया कि
हालांकि हमारे भारत के अंदर क्या है बेटा, बहुत बड़े लेवल के ऊपर कृषि की जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियों की वजह से आज भी हमारा जो भारत है वो जो जितने भी विकसित देश हैं उनके बराबरी नहीं कर पाया। आज भी हमारे भारत के अंदर जो कृषि का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत गहरा संकट आ रहा है, बहुत तेज़ी से उसके ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है। इसे अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय के अंदर एक समय ऐसा आएगा जब क्या है, किसान भाइयों की संख्या धीरे धीरे करके कम हो रही है और कृषि का जो क्षेत्र है यानी कि जो खेतों का आकार है वो सिकुड़ता जा रहा है, और ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही गंभीर समस्या हमारे सामने बन रही है। तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इसके अंदर बताया गया है कि जो भारत के अंदर जो कृषि की जाती है उससे रिलेटेड क्या क्या बातें थी वो सारी मैंने आपको समझा दी हैं। हर प्रकार के पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। फिर भी बच्चों आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।